एक हवा का पत्ता पेड़ से टूटा और वो पत्ता लीफ गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा। बीच में एक दीवार आई, उसने बोला भैया प्लीज़ मुझे बचा लो। पेड़ से बोला प्लीज़ मुझे बचा लो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा करूंगा, प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। तो जो दीवार थी ना, वॉल, उसको दया आ गई। उसने कहा कि अरे यार, इतना मासूम सा पौधा है, बच्चा है, बीज है, सीड है, बचा लेता उसको मैं। तो उसने उसको कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर जो वो पत्ता था, सीड था, वो छोटा सा एक प्लांट बना, धीरे धीरे ग्रो होता गया, ग्रो होता गया, ग्रो होता गया, ग्रो होता गया, और एक दिन वो वॉल जिसने उसे बचाया था वही ब्रेक हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे आपको ये सिखानी है कि कई बार आप जीवन में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि तुम असफल लोगों के साथ जुड़े होते हो। वो असफल लोग, वो फेलियर, अनसक्सेसफुल लोग ना तो खुद सक्सेसफुल होते हैं ना तो तुम्हें होने देते हैं। मैंने कई बार अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को देखा कि हो क्या रहा है, उनकी पार्टनर जो है पढ़ने में वीक है और तुम्हें दिल से दया आ गई। अब तुम बोलते हो बताओ कौन सा टॉपिक नहीं आता, उसने कहा ये वाला नहीं आता। तुम लगे उसको पढ़ाने, अपने 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगा दिए तुमने उसके पीछे। हुआ क्या, दीदी बन गई सीए फाइनलिस्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, और आप क्या रह गए, आपका अटेम्प्ट लग गया। और 4 दिन बाद या फिर 4 अटेम्प्ट के बाद एक दिन ऐसा आएगा क्यों कहेगी आई एम बिजी, टॉक टू मी लेटर, और फिर आप कहोगे ससुरा खुद पे ध्यान दे दिया होता ना तो आज मैं पास हो गया होता। आपको ये बात आज से याद रखनी है। अगर ज़िंदगी में बड़ा बनना है, पावरफुल बनना है, तो आपको थोड़ा सेल्फिश बनना होगा। पहले, सबसे पहले खुद पे ध्यान दो, क्योंकि जब आंसू आएंगे ना तो पेरेंट्स दिल से आपके रोएंगे, उसके नहीं। तो आपको अगर अपना अटेम्प्ट बचाना है, अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे वो लाइफ हो, तो खुद पे पहले ध्यान दो। और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, कई बार हम चाहते हैं चल भाई मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, चल भाई तेरे को मोटिवेट करता हूँ ना। जब भी तुम मोटिवेट हो अपने कर्म पे ध्यान दो। जब भी तुम मोटिवेट हो तुम और 2 घंटे पढ़ो। ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। वो समय आएगा जहां तुम्हारी कंसल्टेंसी की फीस तुम चार्ज करोगे, वो समय बेस्ट समय है। लेकिन अभी जो तुम भटक रहे हो, तड़प रहे हो कि नहीं मैं कुछ कर दिखाता हूं, करो ना, करने की मनाही नहीं है, लेकिन इस सेंस में मत करो कि तुम रह जाओ और सामने वाला मजे उड़ाए। देख मेरे को पढ़ाता था, मेरे को सिखाता था। तो जिंदगी में बनो, बनने के लिए मनाही नहीं है, मदद करो। अब मदद में भी एक दिक्कत है, बर्थडे है भाई आएगा नहीं तू, मैं आऊँगा भाई। शादी भाई आएगा नहीं तो आऊँगा भाई। दूसरों की शादी में जा जाके वो हालत हो गई कि भाई तुम्हारी शादी की नौबत नहीं आ रही। समझो इस बात को, समझो, थोड़ा सा मोटा पॉइंट है, समझना इस बात को। अगर ज़िंदगी में तुम्हारा दोस्त बीमार है, फीवर है उसको, उसके पापा को बीमार है, कोई फैमिली प्रॉब्लम में, ज़रूर जाओ। 100 50 500 हो तो फ्रूट ले लो या फिर उसको दे के आओ कि भाई ये थे, मैं यही सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन पार्टियों में, नशों में, मूवीज़ में, सेलिब्रेशन में हाथ जोड़ लो कि भैया अभी नहीं आ पाऊँगा। और ये मत बताना बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ, नज़र लग जाएगी बेटा। हमेशा ये कहना कि कुछ काम आ गया था नहीं आ पाया। कभी भी अपने हार्डवर्क का कभी खुलासा मत करना। आपका हार्डवर्क हमेशा छुपा होना चाहिए। जितने लोग इसके बारे में जानेंगे उतनी सफलता नीचे गिर जाएगी। इसलिए कहते हैं हार्डवर्क इन अ साइलेंस, कि तुम्हारी सक्सेस जो है वो शोर मचा दे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। करो, फिर से करो, और बेहतर करो, और करते चले जाओ। वेट मत करना सही वक्त आने का, क्योंकि समय सही वक्त आज ही है। खुद पे ध्यान देने का, खुद को इम्प्रूव करने का, खुद का रिजल्ट लाने का। जिनको भी ये बात टच हुई होगी ना, वो कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें फील जरूर होगा कि मास्टर सही तो बोल रहा है। अगर उस समय मैंने ध्यान दिया होता तो आज मेरा अटेम्प्ट नहीं लगता। गुरु गोविंदम बनना बंद करो। वक्त आएगा, तुम्हारा भी वक्त आएगा, देना ज्ञान, उसके बदले फीस भी लेना, लेकिन अभी खुद पे ध्यान दो। अभी पास हो जाओ, अभी अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करो। मदद करनी है एक समय आने के बाद ज़रूर करना, लेकिन पहले अपनी मदद कर लो, पहले खुद कुछ बन जाओ, वरना अटैम्प्ट लगता जाएगा, अनसक्सेसफुल होते जाओगे, और एक दिन जिनकी तुम मदद कर रहे हो वो भी तुमसे मदद लेना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे बेटा पहले अपना देख ले। तो बिना किसी की बातें सुने, बिना वो दिन देखे, आज ही खुद पे ध्यान दो, खुद के लिए सेल्फिश बनो, अपने टारगेट्स के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए डेली हार्डवर्क दिल से करो। तो दोस्तों आते हैं टारगेट के ऊपर। हम कर रहे थे बाबू भैया, हम कर रहे हैं परक्विजिट के टॉपिक्स,
और परक्यूजिट्स में टोटल 8 परक्यूजिट्स जो हैं वो हम कवर अप कर चुके थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मैंने कहा था अगर होमवर्क सॉल्व ना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन डाउट नहीं आया इसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने होमवर्क कर लिया है, ठीक है। ओके, तो ये परक्यूजिट। और हाँ, एक चीज़ और, लास्ट पार्ट में रिवीजन के रह गया था परक्यूजिट का, तो आज कोशिश करते हैं पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आज हम परक्यूजिट के टॉपिक को फिनिश करें। और जैसे जैसे हमारा परक्यूजिट का टॉपिक फिनिश होगा, आज एट दी एंड कोशिश करेंगे पूरा परक्यूजिट रिवाइज करने की, कोशिश करेंगे कि आज परक्यूजिट के टॉपिक कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेक्चर हो सकता है 2 आवर्स का हो जाए, बट आई विल ट्राई कि ये आज में कंप्लीट हो जाए, ठीक है सर। आइए स्टार्ट करते हैं परक्यूजिट के टॉपिक को। और आज वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, आज के बाद तुम कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। आइए लिखते हैं हम 9th नंबर पॉइंट। 9th है सर हाउस फैसिलिटीज। इसको हम रेंट फ्री एकोमोडेशन भी कहते हैं, अकोमोडेशंस। सर एक प्रॉब्लम है सर। हाँ सर बताओ ना। सर आपने एचआरए पढ़ाया था, हाउस रेंट अलाउंस, दिस इज द डिफरेंट थिंग एंड रेंट फ्री एकोमोडेशन इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कि मान लीजिए सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या आपने अपने एम्प्लॉय को फ्लैट दे रखा है, अपने एम्प्लॉय को घर दे रखा है, और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने फील किया, आपने भी फील किया होगा कि रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, राइट, पुलिस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हाई लेवल वाले, कोर्ट जजेस वगैरह जो होते हैं हाई लेवल वाले, ओके, जो एडवोकेट होते हैं हाई लेवल वाले, आपने सुना होगा जो पायलट्स होते हैं हाई लेवल वाले, और वो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को रहने का बंदोबस्त करके देती हैं कि हमारी फैमिली वहाँ रहेंगे, हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहेंगे। कई फिल्में तुमने देखी होगी कि अरे यार एसपी साहब आए, ठीक है, उनका रूम फटाफट साफ करो, कल उनकी पोस्टिंग होने वाली है, तो गवर्नमेंट उनको देता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप लिखेंगे टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी लाइसेंस फीस होगी, लाइसेंस फीस क्या होती है सर, क्वेश्चन में गिवन होती है, गिवन इन क्वेश्चन, मतलब गवर्नमेंट ने सेट कर रखा होता है कि भैया इस वाली कैटेगरी वाले के लिए, इस एम्प्लॉय के लिए 800 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह जो भी होता है वो उसके आप ले लोगे, ठीक है, जो भी लगना होता है वो आपको टैक्सेबल होगा, ठीक, ओके। इसके बाद ध्यान से सुनना, मान लीजिए अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर हमारा जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो हमारे दो क्वेश्चन आते हैं कि ये घर किसका है, एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉयर ने भी रेंट पे ले रखा है। अगर घर एम्प्लॉयर का है तो अलग केस होगा, और अगर एम्प्लॉयर का घर नहीं था, मैंने रेंट पे लिया और फिर उसको दिया, तो एक अलग केस होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, मैं आपसे पूछूंगा दिस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, क्या वो घर एम्प्लॉयर के खुद का है, और सेकंड हो जाएगा आपका हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, क्या एम्प्लॉयर ने उसको हायर किया था। एक होगा ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने खुद का है, और एक है हायर्ड, क्या हम भी उसका रेंट पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयर भी उसका रेंट पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी है ना, उसकी मतलब पार्ट्स है, मैं इसको एक अलग तरीके से लिख सकता हूँ, बट अभी अभी मेरे दिमाग में एक लॉजिक आया, मैं उसके हिसाब से लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे पॉपुलेशन चेक करेंगे, तो हम करेंगे चेक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेक करेंगे। अगर पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, ठीक है, तो जो टैक्स भरना पड़ेगा वो होगा सर 7.5%, ओके, 7.5% एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा, किसका सर, ऑफ सैलरी, ओके। अगर आपका ग्रेटर देन 10 लाख है बट अप टू 25 लाख है, तो
एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा सर 10%, ठीक है, एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा 10%। अगर ध्यान सुनना ये, और हाँ ये चार्ट मैंने बनाया अभी अभी लेटेस्ट, तो और कोई कॉपी मारे तो बोल देना विनीत सर ने चार्ट बनाया था, ठीक है, ये मैंने अभी अभी बनाया अभी अभी, ठीक, लेटेस्ट। और ये कैसे आता है, माँ सरस्वती दिमाग देती है तब आता है। अगर आपका मोर देन 25 लाख है, आपकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 15% टैक्स जो है वो चार्ज करोगे। सर ये 15% ऑफ व्हाट, दिस इज 15%, 10%, 7.5%, 10% एंड 15% ऑफ व्हाट, ऑफ सैलरी। किसका लोगे सर, सैलरी का। अब यहां पे आ जाता है सर सैलरी का मीनिंग क्या है, वो भी मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, ऑफ सैलरी। अब ध्यान सुनना, ये वाली बात क्लियर हुई कि अगर एम्प्लॉयर का है तो कितना टैक्सेबल करे। तो अगर पॉपुलेशन वहां की, देखो क्वेश्चन में कई बार बोलता है मुंबई है, तो ऑब्वियसली मुंबई की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। अगर वो बोलता है सर यूपी है, ऑब्वियसली 25 लाख से ज्यादा है। अगर बोलता है दिल्ली है, ऑब्वियसली 25 लाख से ज्यादा है। तो अगर ऐसी सिटीज हैं तो कॉमन सेंस लगाना कि यहाँ का क्या होना चाहिए। अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो नोट डाल देना, वी आर एज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी आर एज्यूमिंग इट्स मोर देन 25 लाख। जो भी तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। 10 लाख से अप टू 10 लाख है, ठीक है, अप टू 10 लाख है तो 7.5%। अगर 10 लाख से 25 लाख है तो 10%, 25 लाख को क्रॉस कर दिया तो 15% ऑफ सैलरी हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो क्या होगा, तो भैया यहां पे दो केस बनेंगे। दो केस में क्या होगा, 15% ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी है उसका 15% टैक्सेबल होगा, या फिर एम्प्लॉयर ने हायर चार्जेस क्या पे किए। मान लो मैंने फ्लैट लिया, राइट, मेरे एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000, 20,000 का 15% कितना होगा, 3,000, ओके, और मैं फ्लैट के लिए पे कर रहा हूं 10,000, तो एम्प्लॉय को टैक्स कितना लगेगा, दैट इज हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितना हायर चार्जेस पे किया, तो हम लेंगे विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, राइट। ये बात समझ में आ गई क्या, हाँ आ गई। अभी एक बार रिवाइज करते हैं। हाउस फैसिलिटीज दी, मतलब मैं फ्लैट खरीद के दे रहा हूं, मैं एक घर खरीद के दे रहा हूं अपने एम्प्लॉय को। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूं, लेट्स सपोज आई एम मोदी, आई एम केजरीवाल, वट एवर आई एम, ओके, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, मतलब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को दे रही है, क्या दे रही है, एक हाउस फैसिलिटी दे रही है। मतलब हम घर भी दे रहे हैं लेकिन उसके बारे में किराया नहीं ले रहे। तो भैया लाइसेंस फी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी जो भी क्वेश्चन होगी 700, 800, 2,000 रुपये हम वो ले लेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो मैं ये पूछूंगा वो घर किसका है, मालिक का खुद का है, एम्प्लॉयर का खुद का है, तो 7.5%, 10% एंड 15%। 15% 25 लाख पॉपुलेशन, और 10% अगर 10 लाख टू 25 लाख है, और अप टू 10 लाख है तो 7.5%। सर बॉस का खुद का नहीं है, बॉस ने भी रेंट पे ले रखा है, बॉस ने भी रेंट पे ले रखा है, तो फिर 15% ऑफ सैलरी, लेट्स सपोज 20,000 का 15% 3,000, ठीक है, 3,000, और बॉस ने कितना पे किया 10,000, विच एवर इज लोअर, यानी 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय को, ठीक है, ओके। यहां पे एक चीज और आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक टर्म आया सैलरी, यहां पे एक टर्म आया सैलरी, तो एक क्वेश्चन आता है सर सैलरी का मीनिंग क्या है, स्टार लगा लीजिएगा, सैलरी का मीनिंग। तो सैलरी का मीनिंग यहां पे हम लिखेंगे सैलरी इक्वल्स टू बेसिक सैलरी, सर ये तो हमें पता है, प्लस डीए, सर ये भी हमें पता है, प्लस बोनस, सर ये नहीं पता था, ओके, नया सीख रहे हो, लिखो अभी, ठीक है, प्लस अलाउंस, ओ तेरी सर ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ बेटा हाँ, अलाउंस, जो भी टैक्सेबल अलाउंस है वो, सारी अलाउंस नहीं, जो टैक्सेबल आपने की वो, प्लस कमीशन, सर ये टर्नओवर कमीशन है, नहीं बेटा ये ऑल टाइप है, ऑल टाइप्स की जो भी कमीशन उसको मिल रही है सब। देखो एक बार मैंने क्वेश्चन कराया था, टर्नओवर कमीशन को टैक्सेबल किया था, जो नॉर्मल कमीशन था उसको नहीं किया था, यहाँ पे ऑल टाइप की कमीशन आएगी, प्लस अदर मॉनेटरी बेनिफिट, और भी उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट जैसे ओवर टाइम,
ठीक है, प्लस कोई भी अदर परक्यूजिट, और भी कोई परक्यूजिट मिल रहा है तो वो भी मैं यहां पे ले लूंगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ओके, क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ, ये हो गया सैलरी का मीनिंग। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ठीक है, अब यहां पे मुझे 2-3 बात और लिखवानी है। नोट लिखवाना है। मैं ये कह रहा हूं कि घर तो दिया, कई बार मालिक लोग के लिए, साहब लोग के लिए, यानी एम्प्लॉय लोग के लिए उस घर में ऑलरेडी मेरा एक घर है, ठीक है, उसमें लाइट लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, 1-2 फर्नीचर भी है, जैसे अलमीरा वगैरह कपड़ों के लिए, और किचन वगैरह बना हुआ है उसमें, और एक बेड वगैरह पड़ा हुआ है। तो क्या अगर फर्नीचर भी है उस घर में तो क्या होगा सर? क्या होगा क्या? अरे भाई टैक्स लगा उस पर, डेप्रिशिएशन तो उस पर भी तुम्हें लग रहा है ना मिस्टर बॉस? हाँ लग तो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट तुम दे रहे हो फर्नीचर का, इसको भी टैक्सेबल लगेगा सर। कितना? 10% ऑफ सैलरी, या फिर 10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कर लेते हैं, ठीक है, पर एनम। सर समझाओ, सर दोबारा समझाओ। मान लो मैंने घर दिया, अब एम्प्लॉय कह रहा है सर आप मेरे को घर दे रहे हो, मेरे को 2 महीना तो सेटअप के लिए चाहिए, मैं फर्नीचर खरीदूंगा। उसने ना ना ना, फर्नीचर मैं दे रहा हूँ, सब कुछ मेरा है, तू बस जाके यूज़ करो और रहे। अब वो एम्प्लॉय गया, उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय आएगा, वो रहेगा, ये जाएगा उसकी जगह वो रहेगा। गवर्नमेंट ऑफिस में बार बार कितना वो फर्नीचर ऐड करेगा? थोड़ा बहुत जो तुमने खुद का खरीदा वो ठीक है, बाकी जो है गवर्नमेंट ने दे रखा है, समझो आप इस चीज़ को, या फिर आपके बॉस ने आपको दे रखा है। तो अगर बॉस का खुद का फर्नीचर है, लेट सपोज किचन, अलमीरा, बेड, जो भी है फर्नीचर्स, वो सब बॉस का खुद का है, तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने देखा था, क्वेश्चन में था WDV। क्या WDV ऑफ 10% लेना है? नो, कॉस्ट पर एनम ऑफ 10%। अगर बॉस का खुद का है, अगर बॉस का खुद का नहीं है, बॉस का खुद का नहीं है, तो हायर चार्जेस पे होगा फर्नीचर। हाँ, अगर फर्नीचर हायर चार्जेस पे है, अगर फर्नीचर हायर चार्जेस पे है, तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी बॉस ने आपके जो भी हायर चार्जेस पे किए वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये नोट लिखते हैं, नोट। नोट नंबर 1, इफ फर्नीचर ऑल्सो प्रोवाइडेड, अगर फर्नीचर भी दिया जा रहा है तो क्या होगा? तो भाई पहला एक होगा ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हो सकता है मालिक का खुद का हो, मालिक का खुद का है, तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल। सर मालिक का खुद का नहीं है, मालिक ने भी रेंट पे लिया है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, बॉस ने हायर्ड कर रखा है, मतलब खुद भी किराए पे ले रखा है, तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो भी हायर चार्जेस पे कर रहा है वो तुमको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। किसको सर? एम्प्लॉय को। ओके, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं, आइए मैं लिखवाता हूँ। नोट नंबर 2, ये लिखो, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, सर सैलरी निकालने के लिए अलग से नोट है? हाँ सर, सैलरी का मीनिंग तो बता दिया बेटा, ये मीनिंग है, ये सैलरी का मीनिंग। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या बातें हैं सर, आइए देखते हैं। वो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, देखो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, सैलरी मीनिंग perquisites shall not be considered
इसका मतलब सैलरी मीनिंग परक्यूजिट शैल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब सैलरी का मतलब सिर्फ परक्यूजिट नहीं होगा, क्या होगा? बेसिक सैलरी, डीए इफ, बोनस, अलाउंस टैक्सेबल, कमीशंस, ऑल टाइप्स, अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स। क्या इसमें परक्यूजिट लिखा है कहीं पे? अलाउंस लिखा है सर, परक्यूजिट नहीं लिखा। अदर परक्यूजिट लिखा है, ओके, मतलब दूसरे कोई परक्यूजिट होगा चलेगा, इसी में सेम परक्यूजिट नहीं चलेगा, ओके। और सर सैलरी शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस, it means only current period is considered। इसका मतलब क्या है कि भाई तुम करंट पीरियड देखो, अभी सैलरी क्या चल रही है, ड्यू बेसिस पे। सर कब मिलेगी, रिसीव्ड, रिसीवेबल, वैसा कुछ नहीं, ड्यू बेसिस, 10 तारीख को क्या क्या सैलरी पे बन रहा है वो बताओ मेरे को, ठीक है। सर एक क्वेश्चन आ गया, सर आपने ना एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी बताया था, वो सब यहाँ आएगा ना? वो यहाँ नहीं आता। एडवांस एंड एरियर सैलरी शुड नॉट बी कंसीडर, आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, स्वाहा, ओके। पॉइंट नंबर 4, अब यहां पे क्वेश्चन आता है, बॉस ने बोला 1 अप्रैल से आके रहो, बॉस ने बोला 1 अप्रैल से आके रहो, लेकिन एम्प्लॉय 1 नवंबर से आके रह रहा है, वो 5 महीने आए ही नहीं। तो जिस दिन से एम्प्लॉय ने हाउस को ऑक्यूपाई किया, कैलकुलेशन वहां से चालू होगी। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, दिखाऊंगा कैलकुलेशन कहां से चालू होगी, जिस दिन से वो रहने आया, ठीक है। ओके लिखो, सैलरी should be considered for the time with the assessee has occupied, assessee has occupied the house। सैलरी शुड बी कंसीडर, सैलरी जो है कंसीडर की जाएगी फॉर द टाइम फॉर द असेसी हैज ऑक्यूपाइड द हाउस, जिस दिन से आप रहने आए उस दिन से, ठीक है। सर क्या जो ग्रेचुइटी होती है, पेंशन होती है, क्या लीव सैलरी होती है, क्या वो भी कंसीडर करना है? आंसर है नो। फॉर सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट कौन कौन से होते हैं सर? सर ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, etc। इसको आप लिखो शुड बी इग्नोर, शुड बी इग्नोर, शुड बी इग्नोर, मतलब आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, आप इसको इग्नोर कर दोगे। लास्ट, अगर एम्प्लॉय ने पीएफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया या फिर उसको कोई इंटरेस्ट मिला, क्या वो कंसीडर होगा? आंसर है नो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ और इंटरेस्ट ऑन पीएफ शुड बी इग्नोर्ड, शुड बी इग्नोर्ड, मतलब ये सैलरी का कैलकुलेट करने समय ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं इसे लिखवाऊंगा नहीं, अभी मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले बहुत बड़ा टॉपिक था, आई एग्री, बट अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 आपने मेरे साथ कर ली है, 3 कर लिया है, 4 कर लिया है, ओके, 5th कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, और 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे बहुत इंपॉर्टेंट आपको। लंच फैसिलिटी भी आपने मेरे साथ कर लिया। उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन हम ये कर रहे हैं, हम कौन सा कर रहे हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन।
एडजस्टमेंट नंबर 10, ये है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 11, ठीक है। ये होना चाहिए था 12, थोड़ा सा आगे पीछे कोई नहीं, आप करेक्ट कर लेना इसको। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिख ली। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा, लाइसेंस फी होगी सर, और वेल डिटरमाइंड, और 10% होगा फर्नीचर कॉस्ट का अगर फर्नीचर ले रखा है तो, और अगर हायर बेसिस पे तो जो भी हायर चार्जेस पे किए थे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो भैया देखो 25 लाख का सेंसस देखो आप, 10 लाख टू 25 लाख का देखो, फिर अदर केस में 7 मतलब कि अगर 10 लाख से कम है तो, ठीक है। तो वैल्यू डिटरमाइंड जो भी होगी 10% जो भी होगा हम देख लेंगे। और मीनिंग वेयर द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज, अगर लीज पे ले रखा है तो क्या, जो भी लीज चार्जेस है वो प्लस 15% ऑफ सैलरी, विच एवर जो लोअर होगा हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, मैंने आपको यहाँ चार्ट बना के दे रखा है ताकि आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाए। आइए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बाद में आप परेशान मत होना, इसलिए मैं ढंग से अभी करवा रहा हूँ आपको। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, किसमें सर, एबीसी लिमिटेड, ओके। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड मतलब फर्नीचर नहीं है, और फर्निश्ड होता तो 10% लेते, अनफर्निश्ड है तो फर्नीचर का 10% नहीं लेने का, ओके। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, वो कह रहे हैं जी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हम आपको दे रहे हैं, मैंने कहा दे दो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक सैलरी सर 6000 पर मंथ, डी ए 20,000 पर मंथ, 30% ऑफ रिटायरमेंट, तो 20,000 पर मंथ, तो 10% कितना होता है 200, और यहाँ पे हो जाएगी 600, ओके, पर मंथ, और बोनस है 1500 पर मंथ। इवन तो कंपनी रोटेट द हाउस फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को दिया था, लेकिन ऑक्यूपाइड कब से किया, 1 नवंबर। तो मैंने आपसे कहा था फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन आप चेक करोगे, राइट। तो हमारी कैलकुलेशन होगी ऑक्यूपेशन से, तो 15% सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट द टैक्सेबल परक्यूजिट, इस साल का निकालना है। 50% सैलरी ऑफ द, सर एक चीज यहाँ पे लिखा है मुंबई, तो मैंने आपको पहले बोला था मुंबई हो, दिल्ली हो, बड़ी सिटी हो, तो वी आर एज्यूमिंग कि 15% का रेट लगेगा, ठीक है। या तो बताए, वरना हम एज्यूम करेंगे 15% का लगता है। जनरली आजकल हर जगह पॉपुलेशन 25 लाख अप्रोक्स है, कहीं नहीं है तो मुझे बताए, वरना मैं नोट डाल दूंगा, हाँ जी एज्यूम। तो 50% सैलरी ऑफ द रिलेवेंट पीरियड उसे बतानी है। तो सर हम क्या करेंगे, 11 यानी नवंबर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 5 महीने, 5th मंथ। तो 6000 इंटू 5 एंड 2000 मल्टीप्लाई में 30%, 600 इंटू 5 देन 1500 इंटू 5, तो ये तीनों आप चेक कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 40,500, और इसका कितना सर 15%, क्योंकि वी आर एज्यूमिंग इन मुंबई पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, तो इसका आंसर आ गया जी 6075। नोट लिखा है मिस्टर सी ऑक्यूपाई द हाउस ओनली फ्रॉम 1 नवंबर, we have to include the salary due to him only respect of month during which he has occupied the accommodation। तो जिस दिन से उसने ऑक्यूपाई किया हम वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम सिर्फ 5 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे, ना कि पूरे साल की। ये क्वेश्चन था यहाँ पे। अगला यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, 17 है, यहाँ भी 17 कर लेना प्लीज़। कलर केयर एरर है छोटा मोटा, इतना मैं इग्नोर मार सकता हूँ, हाँ यहाँ पे ठीक लिखा है, ओके। यूजिंग द डेट गिवन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, कह रहा है पिछली वाली इलस्ट्रेशन की डेट देखो आप। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ 1000 पर मंथ, कह रहे जी 1000 पर मंथ का रेंट वो पे करेगा तो क्या होगा। तो देखो 6075 तो है, अगर उसने 5 मंथ का रेंट पे किया होता तो 1000 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो गया सर 5000, तो उसने 6075 में से 5000 का रेंट पे किया है, तो उसको टैक्सेबल कितना होगा 1075। दिस इज योर आंसर 1075। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन कहता है यूजिंग द डाटा, क्वेश्चन नंबर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ एबीसी लिमिटेड हैज टेकन द एकोमोडेशन ऑन द लीज, अगर एबीसी लिमिटेड ने लीज पे लिया होता तो क्या होता। एंड मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट, अरे देखो यार 1200 है, हमने 5 मंथ का लीज लेना है यानी 6000, और आप मुझे रेंट कितना पे कर रहे हो 1000 मल्टीप्लाई में 5, ये कितना हो गया सर 5000, तो 6000 माइनस 5000 कितना टैक्सेबल हो जाएगा 1000, ओके। उसने कहा वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कितना होगा, अकोमोडेशन के लिए वो कह रहा है देखो 1000 वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन गिवन एट द कंसेशनल रेट 1000, ओके। और उसके लिए हमने कहा था कि अगर अकोमोडेशन पे होता है तो 15%
और 15% ऑफ सैलरी और लीज रेंट, तो लीज रेंट था 6000 और 15% ऑफ सैलरी था 6075। 6075 तो आपने ऑलरेडी पहले अभी भी निकाला था, तो विच एवरेज जो लोअर होगा वो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, लोअर जो होगा वो हम यहाँ पे लेंगे। तो कितना हमने ले लिया, 6000 लोअर निकल गया है, तो 6000 ले लिया और ये यहाँ पे आंसर आ गया। समझ में आया, पहले उसने लोअर लिया, मैंने आपके क्या लिखवाया था, अगर लीज पे है तो 15% और लीज पेड विच एवर इज लोअर, तो 15% था 6075 और लीज पे था 6000, विच एवर इज लोअर 6000, 6000 माइनस 5000 रेंट रिसीव्ड, तो टैक्सेबल कितना हुआ 1000। क्वेश्चन है यूजिंग द डाटा गिवन इन द इलस्ट्रेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजेट इफ एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड अ टेलीविजन WDB 10,000 कॉस्टिंग 25,000। तो मैंने कहा था कॉस्ट का, मैंने कहा था WDB इग्नोर करना है, कॉस्ट का 10% लेना है। एंड 2 एयर कंडीशनर, द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर एयर कंडीशन इज 4,000 पर मंथ ईच। टेलीविजन वॉज प्रोवाइडेड 1 अप्रैल 11/24। अच्छा, टेलीविजन के लिए लिखा है कि वो दिया था आपको 11/24 को, बट 2 एयर कंडीशनर का नहीं लिखा हुआ। तो क्या मैं एज्यूम करूं कि 2 AC उसने दिए होंगे नवंबर में, जब से मैं रहने आया 1 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि उसने टेलीविजन की डेट दे रखी है, AC की डेट नहीं दे रखी। तो मैं एज्यूम करूं क्या कि उसने AC जो इंस्टॉल कराए हैं वो नवंबर में इंस्टॉल कराए हैं जब मैं रहने आया हूं। ओके, हाउएवर मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट फॉर 1000 फॉर द कंपनी। इसने कहा जी कैलकुलेशन करके दिखाओ, मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे सर। इसने देखो 60745 तो आप पहले ही निकाल चुके हो, जो हमने स्टार्ट किया था वहां से। फिर इसने कहा सर वैल्यू ऑफ फर्निश्ड प्रोवाइडेड, देखो 400 पर मंथ आप दे रहे हो, और AC कितने सर 2, 5 मंथ। 5 मंथ में क्यों आया, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मुझे नवंबर में दिए थे। क्वेश्चन में इसका नोट नहीं गिवन है, आप क्या करेंगे, नोट गिवन करेंगे कि सर वी आर एज्यूमिंग कि AC आर प्रोवाइडेड इन नवंबर मंथ। और अगर आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो वी आर एज्यूमिंग दैट AC इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द अप्रैल। ओके, फिर 25,000 सर ये क्या है सर, कॉस्ट। मैंने आपको बोला था WDB इग्नोर करना है, कॉस्ट का 10% लेना है फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4,000 प्लस 625। सर 3 मंथ क्यों लिया, सर टेलीविजन का 3 मंथ क्यों लिया, क्योंकि टेलीविजन प्रोवाइड हुए फर्स्ट, तो जैन फेब एंड मार्च, जैन फेब एंड मार्च कितने मंथ हुए, 3 मंथ। 3 मंथ कैसे आए, जैन फेब एंड मार्च, और यहाँ पे 5 मंथ कैसे है, नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। तो ये वैल्यू आ गई 64625, दिस इज 10,700, जिसमें से 1000 पर मंथ आपने रेंट रिसीव किया है, तो 1000 मल्टीप्लाई में 5, तो 5000 आपने लेस कर दिया, जो बच गया वो टैक्सेबल अकोमोडेशन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसने पूछा यूजिंग द डाटा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजेट मिस्टर सी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इसने बोला है सर लाइसेंस फी है 700 पर मंथ, तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन 700 इंटू 5 इज 3500, ठीक है। और सर फर्नीचर वगैरह का अभी आपने जोड़ा था 4625, तो 4625 यहाँ पे आपने और ऐड कर दिया, दिस इज 8125 टोटल। और रेंट रिसीव हो रहा है 1000 मल्टीप्लाई में 5, तो 5000 आपने लेस कर दिया, तो परक्यूजेट टैक्सेबल हो गया 3125। आई डोंट थिंक कि अब तुम्हें कोई डाउट दिक्कत परेशानी रह गई होगी। ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके बाद होटल बेनिफिट का एक एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ओके, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो जी। सर वो अपने लिखने का टाइम नहीं दिया था आपने, हाँ हाँ मैंने तो लिखने का टाइम दिया ही नहीं। जब बच्चे समझदार हो जाते हैं ना ऐसे ही बोलते हैं मास्टर को। चलो लिख लो, थोड़ा सा ये टाइम लगता है इस वाले टॉपिक पे, 2-3 टॉपिक है उस पर टाइम लगेगा, उसके बाद धक्का सारे टॉपिक होते जाएंगे एक एक लाइन के। लिखो राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 राम, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम राम 15, राम 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 16, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5। चलो जी, एक ना वैसे यहाँ पे आएगा नहीं तो मैं लिख ही नहीं रहा, मैं अलग ही पेज ले लेता हूँ। आज मेहनत करनी है दबा के, 4 गाने बैक चिपक के बैक टू बैक। ओके चलो जी, लिखिए 10। होटल बेनिफिट। सर होटल बेनिफिट का क्या मतलब है? मान लो हमारा एम्प्लॉय कहीं गया है, जाते ही शिफ्ट तो हो नहीं जाएगा, उसे रहना कहाँ है, सेटलमेंट कैसे करना है, कल से खाएगा क्या, अपने लिए ड्रेस कोड वगैरह, दूध कहाँ से लगवाना है, चाय कहाँ से लेनी है, सब्जी कहाँ से लेनी है, उसको 2-4 दिन चाहिए होते हैं। तो हमने 15 डेज तक का उसको टाइम दे रखा है कि भाई 15 डेज तक तुमको हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम जाओ होटल में रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये उसके लिए, बट 15 डेज से ऊपर है तो जो भी एम्प्लॉयर ने हायर चार्जेस पे किए वो, या फिर 24% ऑफ सैलरी, सैलरी का मीनिंग वही होगा जो अभी तुम पढ़ के आए, RFA, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला, वहां से हम निकालेंगे और तुम्हें टैक्सेबल कर देंगे। अगर 15 डेज से ऊपर गया तो, अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं। आइए लिखिए इसे, होटल बेनिफिट 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, विच एवर इज लोअर, हम आपको टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे नोट आता है, नोट नंबर 1 कहता है कि भैया 15 डेज तक की चिंता मत करो, इफ होटल बेनिफिट is provided at the time of transferred of employee, हम एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंड इज अप टू 15 डेज। भाई हमने घूमने के लिए थोड़ा ना भेजा है, उसका ट्रांसफर किया ऑफिस का, ठीक है, 15 दिन के लिए बस दे रहे हैं उसको, देन इट इज नॉट टैक्सेबल, तो आप इसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। ओके, आप इसे टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा लिखिएगा यहां पे, इन हाउस एंड होटल
इन हाउस एंड होटल फैसिलिटीज, और स्लैश लिखिए बेनिफिट्स, इफ एम्प्लॉयर एनी रेंट फ्रॉम एम्प्लॉई then such rent then such rent such rent should be deducted from above taxable amount। और इसको इसमें मत लिखिए, 2 पॉइंट ही मत कीजिए, इसको अलग हेडिंग देते हैं। हाँ, इनको रिकवरी ऑफ रेंट, ये रिकवरी ऑफ रेंट हो गया, ये दोनों पे काम करेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन पे भी करेगा, इन होटल फैसिलिटी स्लैश रेंट फ्री अकोमोडेशन, दोनों के केस में ये काम करेगा। ठीक है, बस छोटा सा पॉइंट था, लिख लीजिए, ये खत्म हो गया आपका। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 एक, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10। ठीक है, ओके। ये हो गया 10। 10 के बाद 11, 11th पॉइंट, इसमें हम ले लेते हैं कार फैसिलिटीज। याद है मैंने कार फैसिलिटीज के लिए बोला था कि इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, जी कार फैसिलिटीज। सर बाइक फैसिलिटीज क्यों नहीं लिखा है? बाइक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप पहले जाके देखेंगे, और आज जब मैं प्रिक्विजिट रिवाइज कराऊंगा तो भी मैं बताऊंगा कार फैसिलिटीज। ठीक है, पहला केस लेते हैं हम, कार इज यूज्ड फॉर फुल्ली पर्सनल पर्पस। फुल्ली पर्सनल पर्पस, तुम ना अपनी सेवा का, जो बॉस ने तुमको फैसिलिटी दी ना, उसका पर्सनल यूज कर रहे हो। तुम्हें दी थी कार कि भाई तुम आओ जाओ, तुमसे तुम्हारी बीवी ने मांग ली। अब वाइफ जो है अपने ससुराल जाती है, अपने फ्रेंडों से मिलने जाती है, किट्टी पार्टी जाती है, लेकिन ऑफिस में कार कभी आती नहीं है। इस केस में क्या करेंगे आप? ऐसा होता है, ऐसा फिल्मों में होता है, होता है, हो रहा है हूबहू। इसको एक बार दोबारा से लिखिए, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है दोबारा से लिखने का। कार इज यूज फॉर फुल्ली
पर्सनल पर्पस। ओके, तो सर इसमें टैक्सेबल अमाउंट क्या है? टैक्सेबल अमाउंट क्या है मेरे दोस्त? मैंने आपसे पूछा कार है किसकी? क्या कार बॉस की है? ठीक है, मैंने पूछा कार किसकी, तो आप लिखोगे कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी बॉस की कार है। और दूसरा हो सकता है कार एम्प्लॉय की खुद की हो। ठीक है, कार नहीं, इसमें लिखते हैं कार हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, कि इसमें था ओन्ड, यानी मैंने खरीद के रखी हुई है, मैं किसी को, मेरी है, मेरे नाम पे है। दूसरा है सर मैंने तुम्हें किराए पे ले रखी है, मैं भी इसके रेंटल चार्जेस पे करता हूँ। एक है बॉस की खुद की कार है, दूसरा बॉस की खुद की कार नहीं है, बॉस ने भी रेंट पे ले रखा है। अगर बॉस ने की खुद की कार है तो 10% ऑफ कॉस्ट यहां पे आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। 10% ऑफ कॉस्ट मतलब बॉस की जो भी कार थी, ठीक है, उसका 10% आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा सर कार हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की कार नहीं थी, एम्प्लॉयर ने हायर करके ली थी, तो जो भी हायर चार्जेस होंगे, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहां पे मजेदार बात क्या कि सर भाभी जी को भैया के लिए आप कार खरीद के दिए या फिर किराए पे लेके दिए, लेकिन भैया जी चलाते ही नहीं है, चलाती है भाभी, बच्चों को घुमाती है, किट्टी पार्टी जाती है, जू पार्टी जाती है, स्विमिंग पूल जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, समुद्र में नहा के एकदम टुल रहती है, 2 पैक लेने कभी बाहर चली जाती है, खूब शौकीन है भाभी, एकदम ऑस्ट्रेलियन भाभी पकड़ के लाए हैं विदेशी। और भाभी को कार चलाना भी नहीं आता, ड्राइवर भी हम ही दिए। अच्छा, ये आपका आ गया टैक्सेबल। अभी इसमें ऐड होगा अगर ड्राइवर भी बॉस ने दिया, तो अगर ड्राइवर की सैलरी है कोई भी तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर बॉस नहीं पे की है, तो अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है तब तो बात ही नहीं है, बॉस ने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया कि हम तुम्हें ड्राइवर भी देते हैं, तो इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए वो जो कार चलती है उसका पेट्रोल भी बॉस ही भरा के दे रहा है, मतलब बॉस भैया को, भैया से तो प्यार है ही है, प्लस भाभी से भी इतना प्यार हो गया कि वो चला रही हैं और ये भरवा रहे हैं पेट्रोल। अब इस केस में क्या करेंगे, तो वो जो पेट्रोल की कॉस्ट लग रही है, रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी लग रही है, ये भी ऐड हो जाएगी सैलरी में। रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर बॉस ने ही तुम्हारा पेट्रोल भरवाया है तो बॉस उसका चार्ज भी लेगा। अब ये आ गया आपका टैक्सेबल परक्यूजेट। सर ये चीज हमको समझ में आ गई। कार फैसिलिटीज में आपने हमें बताया कार इज यूज फॉर फुल्ली पर्सनल पर्पस, मतलब इसमें बॉस का ऑफिस का तो कोई काम ही नहीं हो रहा। कार खरीद के दी थी कि भैया आएंगे जाएंगे ऑफिस का काम करेंगे, भैया ने ले ली अपने लिए नई कार और हमारी कार दे दी अपनी मेहरारू को, वाइफ को, अर्धांगिनी को, पत्नी को। अब अगर बॉस की खुद की कार थी तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर हायर पे ले रखा तो हायर चार्जेस, ड्राइवर दे रखा है तो ड्राइवर की कॉस्ट ऐड कर दो, और अगर पेट्रोल भी भैया यानी बॉस भरवा रहे हैं तो वो भी ऐड कर दो, जो बच गया वो टैक्सेबल परक्यूजेट। ओके, अब एक क्वेश्चन आया, सर मान लीजिए इसी में कार यूज फॉर ऑफिस पर्पस, अगर कार फुल्ली 100% ऑफिस पर्पस के लिए हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टैक्सेबल वाली बात ही नहीं है। पूछो क्यों? एक आ गया पर्सनल पर्पस, यहां आ गया पर्सनल पर्पस, ठीक है। अगर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं हुई है, ऑफिस पर्पस के लिए हुई है, तो रिकॉर्ड रखो, एक डायरी लिखो। जैसे गार्ड में क्या होता है, जैसे बड़ी कंपनियों में होता है गार्ड, सर कितने किलोमीटर चल रही है कार, 1000, आज हो क्या आई 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चली, पेट्रोल भरवाया जा रहा है और कार भी बॉस की, सब कुछ बॉस का, लेकिन एम्प्लॉय पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज ही नहीं कर रहा। 100%
ये ऑफिशियल पर्पस है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करो, रिकॉर्ड शो कर दो, बस हो गया काम। ऑफिशियल पर्पस है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। ऑफिशियल पर्पस है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। पर्सनल पर्पस है, टैक्सेबल बता दिया। आइए लिखिएगा सेकंड। सर बताइए, कार इज यूज्ड फुल्ली फॉर ऑफिस पर्पस। कार पूरी की पूरी किस पर्पस के लिए यूज हो रही है सर? ऑफिस पर्पस। ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, लिखिए इट इज एग्जेम्प्ट। इस पे आपको कुछ भी टैक्स एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज बेनिफिट को कोई एग्जेम्प्ट क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉय को बेनिफिट ही नहीं है, बॉस को बेनिफिट है, कंपनी को बेनिफिट है, इसलिए इट इज एग्जेम्प्ट। इफ एम्प्लॉयर मेंटेन रिकॉर्ड, अगर एम्प्लॉयर रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है तो, कि कार आई, इस कार में वो गए, वहां से आए, ठीक है, ऑफ ईच जर्नी, आज कहाँ जाना था, आज कौन सी साइट पे जाना था, सब कुछ जर्नी। एंड एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट दैट, या फिर सर्टिफिकेट, सर्टिफाई दैट लिखना, सर्टिफाई दैट कार इज यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस। मतलब हमने कार का कुछ भी दुरुपयोग नहीं किया है, ये सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए खरीदी गई थी, ऑफिस पर्पस के लिए ही चलती है, इसका रनिंग मेंटेनेंस भी ऑफिस के लिए, इसका ड्राइवर भी ऑफिस के लिए ही है। हमारा समोसा तक नहीं खाने जाते कार से, जो है ऑफिस का है, सब कुछ ऑफिस का है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। ओके, ये 2 पॉइंट लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हमने सुना था ये बहुत टफ है। टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अरे भैया हम चुप क्या हुए, तुम तो एकदम सन्नाटा में चले गए, जल्दी जल्दी लिखो। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15। अच्छा जी, चलो ये हमारा सेकंड पॉइंट चल रहा था, अब हम लिखेंगे थर्ड। क्वेश्चन है, अगर कार पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल यूज हुई तो क्या? ठीक है, कार इज यूज्ड फॉर partly for office and partly for personal purpose। मतलब घर वाली भी है और बाहर वाली भी है, यानी ऑफिस के लिए भी यूज कर रहे हो और पर्सनल भी यूज कर रहे हो, दोनों ही पर्पज यूज हो रहे हैं। अब क्या? केस 1, अगर कार जो है वो एम्प्लॉय की है, कार एम्प्लॉय की है, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मतलब हमें दिक्कत वाली बात ही नहीं, एम्प्लॉय की खुद की कार है। अब क्वेश्चन है सर, कार एम्प्लॉय की है, ठीक है, इसका रनिंग मेंटेनेंस कौन दे रहा है? पेट्रोल का खर्चा कब दे रहा है? मान लो 2 घंटे तुम ऑफिस में रहते हो और 10 घंटे बाहर रहते हो, मेरा काम नहीं कर रहे, खुद का 10 घंटे यूज करो तो क्या? या फिर तुम पूरे दिन ऑफिस में रहते हो, बस 1-2 घंटे पर्सनल पर्पज यूज करते हो, बीवी बच्चों को घुमा लिया, स्कूल चले गए कहीं, मतलब जो भी है, उस केस में क्या? तो क्वेश्चन आया सर,
रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस पेड बाय कौन पे कर रहा है सर ये बताओ? रनिंग एंड मेंटेनेंस, एक ऑप्शन है सर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है, अरे सर पार्टली पर्सनल पार्टली पेड, ठीक है, मतलब ऑफिस के लिए भी घर के लिए, लेकिन बॉस को टेंशन की चिंता नहीं, एम्प्लॉय खुद से अपना पेट्रोल भराते तो चिंता ही नहीं ना। दिक्कत तो तब है जब एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है। किसने पे किया सर? एम्प्लॉयर ने, मतलब पेट्रोल किसने भरवाया? खर्चा कौन पे बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। मतलब ऑफिस के पैसों पे तुम ऑफिस का काम तो कर ही रहे हो लेकिन पर्सनल भी कर रहे हो। अच्छा, यहां पे क्या हो गया सर? एम्प्लॉय पे कर रहा है तो देन नो बेनिफिट, कोई तो बेनिफिट है ही नहीं ना। आप डायरेक्ट लिखो नो टैक्स बिकॉज नो बेनिफिट। बेनिफिट होगा तो टैक्स लगेगा, बेनिफिट है ही नहीं एम्प्लॉय को कुछ। एक तो वो अपना पेट्रोल भी लगा रहा है और ऑफिस भी आ रहा है जा रहा है, ऑफिस के भी काम करवा रहे हो आप उससे, ठीक है। एम्प्लॉयर लिखो टैक्सेबल अमाउंट इक्वल्स टू रनिंग एंड मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए आपके बॉस ने कितना पे किया? मान लो 10,000 रुपये का पेट्रोल बॉस ने भरवा दिया, ठीक है। हम लेस कर रहे हैं, लेस क्यों कर रहे हैं? लेस इसलिए कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की कार है ना भाई, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की तो कार है। तो मैं इसे दो तरीके से कंसीडर करता हूँ, मतलब मेरा दिमाग इसे दो तरीके से ट्रीट करता है। या तो वो ब्रेजा है मारुति की, या तो वो थार है महिंद्रा की। अगर वो ब्रेजा है मारुति की तो 1600 सीसी, ध्यान सुनो, ब्रेजा है मारुति की तो 1600 सीसी, और अगर वो थार है 2400 सीसी, ठीक है। 1600 सीसी, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सीसी का मतलब क्या होता है? इंजन कैपेसिटी। तो ब्रेजा जो है ना वो अंडर 1600 आती है। ब्रेजा की जो कैपेसिटी है मारुति की कार की, आई थिंक एर्टिगा और ब्रेजा टॉप मॉडल कार में अच्छी कार मानी जाती है मारुति की, तो 1500 सीसी होता है मारुति की कार। और एक है थार, थार क्या है? मोर देन 1500 है। तो अगर आपकी कार 1600 सीसी को क्रॉस करती है तो आपको 1800 का हम लेस करने के लिए अलाउ कर देंगे, क्योंकि आपकी कार का भी तो कुछ खर्चा होगा। और अगर वो थार है तो 2400 पर मंथ हम अलाउ कर देते हैं। तो आप ऐसे याद रखना, ब्रेजा और थार। ब्रेजा क्या है सर? ब्रेजा है अप टू 1500 सीसी, ठीक है। और थार क्या है? मोर देन 1600 सीसी। अब मैंने पूछा ब्रेजा कार है क्या? हम कह रहे हैं सर अगर 1600 सीसी है आपकी कार की कैपेसिटी तो आप ना 1800 पर मंथ लेस कर लो। हम आपसे पूछ रहे क्या आपकी कार की कैपेसिटी 1600 सीसी से ज़्यादा है? ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ज़्यादा है, तो ऐसा करो आप 2400 पर मंथ लेस कर लो, जो भी खर्चा होगा आप लेस कर दो, और जो बच गया वो दिस इज टैक्सेबल परक्यूजिट। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, अगर ब्रेजा कार है तो 1800 रुपये लेस पर मंथ, और अगर थार है तो 2400 पर मंथ के हिसाब से लेस करने का हम खर्चा अलाउ करते हैं, ठीक है। ये अभी तक का इनकम टैक्स है, हो सकता है बाद में अमेंडमेंट आ जाए, अभी तक तो नहीं आई। हो सकता है अभी मैंने सुनने में आ रहा है इनकम टैक्स भी नया आने वाला है, जैसे आपका जीएसटी आ गया ना, बाकी सारी चीज़ों को हटा के, वैसे इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट आने वाले है पूरा। हो सकता है इनकम टैक्स ही चेंज हो जाए, तो उस समय ये लिमिट चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर 1500 कैपेसिटी तक तो 1800 रुपये पर मंथ लेस कर देंगे हम। बॉस ने कितना पे किया? मान लो 2000 रुपये, तो 1800 लेस कर लो, 200 रुपये टैक्सेबल बस। बॉस ने पे कितना किया? 3000 रुपये। आपके पास कौन सी है? थार, 2400 लेस कर लो, 600 ओनली टैक्सेबल, सिंपल, ओके। अब सर दूसरा इसमें केस बनता है, सेकंड केस बी, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अरे भैया एम्प्लॉय की कार नहीं है, बॉस की कार है। अच्छा,
फिर आया रनिंग एंड मेंटेनेंस, पेड बाय। पेट्रोल कौन भरवा रहा है, खर्चा कौन उठा रहा है ये बताओ हमको। सर खर्चा जो है ना एम्प्लॉय उठा रहा है। अच्छा, अब इस पिछले वाले केस में था कार एम्प्लॉय की थी, पेट्रोल बॉस भरवा रहा है। अभी क्या है, कार बॉस की है, पेट्रोल एम्प्लॉय भरवाता है उसमें, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय का। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना, अगर देखो कार है ब्रेजा, ठीक है, यानी 1600 सीसी, ब्रेजा की है एक्चुअल कितना 1500, मैंने आपको याद करने के लिए कहा, ब्रेजा कार है तो 600 पर मंथ टैक्सेबल है। और अगर आपकी थार है, बॉस की कार कौन सी थी, थार, मोर देन 1600 सीसी, ठीक है, तो 900 पर मंथ आपको टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई कार का कुछ तो खर्चा तुम्हें टैक्सेबल होना चाहिए। बॉस अपनी कार दे रहा है सर, लेकिन पेट्रोल तो मैं भरवा रहा हूँ, तो भाई तुम अपने पर्सनल पर्पस के लिए तो यूज़ कर रहे हो, इसलिए टैक्स देखो 10% ऑफ कॉस्ट होता है, बहुत हाई हो जाता। तो हम इंजन कैपेसिटी को लेके चल रहे हैं, अगर 1600 कैपेसिटी 600, अगर 1600 को क्रॉस कर गए आप, थार वार कर लेके घूम रहे हो तो 900, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक दूसरा केस आता है, सर पेट्रोल बॉस का, पेट्रोल बॉस का, कार भी बॉस की, पेट्रोल बॉस का, कार भी बॉस की, ओके। अब क्या होगा, अब याद रखना एग्जाम में आने के हायर चांसेस इसी के बनते हैं, बाकी सबके बहुत कम है, ये ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, याद रखना। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, तो हमने आपसे सिंपल सा अगेन मैं पूछ रहा हूँ, थार है या ब्रेजा है, अगर 1600 सीसी तक की कार है, ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट आप एम्प्लॉय को कर देंगे 1800 पर मंथ। और अगर ब्रेजा नहीं है, थार है, बड़ी कार है, ठीक है, तो आप इसमें 2400 पर मंथ एम्प्लॉय को टैक्स करेंगे, स्वाहा। अब देखो आपको, अभी मैंने यहां पे लिखवाया था, हाँ 1800 2500 याद हो गया। यहां पे लेस करना होता है जब पेट्रोल, जब कार किसकी, एम्प्लॉय की, और पेट्रोल किसने भरा, एम्प्लॉयर ने, ओके। तो आप यहां पे ये अमाउंट लेस करते हैं। ऑन द अदर साइड जब कार बॉस की और पेट्रोल भी बॉस ही भरवा रहा है, तो ये अमाउंट टैक्सेबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, रिवीजन के साथ अभी मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा प्रॉपर सारी, तो मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करके दूंगा। एक क्वेश्चन है सर मेरे दिमाग में, आपने सारी बातें समझा दी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन है, मैंने कहा पूछो बंधु क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए बॉस ने ड्राइवर भी दे रखा है तो 900 पर मंथ ऐड कर लो, अभी तक तो कार ही दे रखी थी, यहाँ पे क्या था, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर ड्राइवर भी दे रखा है तो 900, इसको बोलते हैं चॉफर, ठीक है। रफ्तार के गाने में सुना होगा, चॉफर देता हूँ मैं, चॉफर मैं हूँ तेरा चॉफर, पता नहीं क्या क्या, तो चॉफर मतलब ड्राइवर, ड्राइवर दे रहे तो 900 पर मंथ ऐड कर लीजिए, ठीक है, लिखिए नोट। नोट नंबर 1 लिखिएगा, इफ employer provide रामू काका, व्हाट इज रामू काका, रामू काका मतलब ड्राइवर, देन 900 पर मंथ शुड बी एडेड, मतलब तुम्हारी इसी कॉस्ट में 900 पर मंथ ऐड हो जाएंगे। अच्छा एक चीज याद हो गई क्या, लिमिट, अगर ब्रेजा कार है तो 1800 और थार है तो 2400, ये वाली लिमिट याद हो गई। अगर कार बॉस की और पेट्रोल आप भरवा रहे हैं एम्प्लॉय, तो 600 है, 900 टैक्सेबल है, राइट। ब्रेजा कार में 600, थार में 900, लिमिट कैसे याद रहेगी, 1600 और मोर देन 600, ओके। कार भी बॉस की और पेट्रोल भी बॉस का, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है 1800 2400। वही एम्प्लॉय की कार है और पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवा रहा है, तो जो भी उसने परक्यूजिट दिया वो लेस हम कर देते हैं 1800 2400 पर मंथ, ओके। अगर हमें एम्प्लॉय दे रखा है तो 900 पर मंथ का हम यहाँ पे टैक्स ऐड कर लेते हैं, परक्यूजिट ऐड कर लेते हैं, ओके। शुड बी एडेड,
ठीक है, टू अबव टैक्सेबल अमाउंट, जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा उसमें हम ये अमाउंट ऐड कर लेंगे। ओके सर, एक क्वेश्चन है मेरा, बोलो तारा रारा। अरे सर तारा रारा मत बोलो, क्वेश्चन बोलो। ओके सर, क्वेश्चन है मेरा, ध्यान सुनना, रेड पेन से लिखता हूं। अगर बॉस ने तुमको एक कार ना दे के 3 कार दे रखी है तो क्या? क्वेश्चन समझे नहीं? अभी तक हम कैलकुलेशन कर रहे थे एक कार के बेसिस पे। तुम्हें ब्रेजा दे रखी है, तुम्हें फॉर्च्यूनर भी दे रखी है, तुम्हें थार भी रखी है, 3 कार दे रखी है, तो क्या? बाकियों की कैलकुलेशन कैसे करोगे? क्या सब पे ये मेथड अप्लाई करोगे? कैसे करोगे आप? आइए इसे लिखते हैं। इफ, देखो लिखो अप टू 1 कार, अगर सिर्फ एक कार है, ठीक है, देन यहां पे लिखना पर्पस, पार्टली ऑफिस, पार्टली पर्सनल, राइट। यहां पे पर्पस में मैं क्या लिख रहा हूं? पर्पस पे पार्टली ऑफिस, पार्टली पर्सनल। अब यहां पे मेरा क्या है, ध्यान सुनना। अगर अप टू 1 कार है, अप टू 1 कार, अगर एक कार है तो आप पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल का रूल लगाओगे। अगर मोर देन 1 कार है, अगर एक कार से ज्यादा है, एज्यूम 3 कार है आपके पास, ठीक है, तो अप टू 1 कार पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, एंड रिमेनिंग 2, मान लो अभी 2 कार और है आपके पास, ठीक है, इसको हम मान लेंगे पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस, पर्पस। और ये हम कर रहे हैं एजम्पशन, मतलब ये कहीं कहा नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं? कि आपने बाकी 2 कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज की हैं, और पर्सनल पर्पस के लिए यूज की हैं तो आपका टैक्सेबल क्या हो जाता है सर? पर्सनल पर्पस के लिए आपका टैक्सेशन इस तरीके से होता है, 10% ऑफ कॉस्ट और हायर चार्ज पेड बाय द एम्प्लॉयर, सारा आपको टैक्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखने का टाइम नहीं दिया क्या? हाँ, थर्ड वाला पॉइंट लिखने का टाइम नहीं दिया। आइए लिखते हैं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 1। ओके, मुझे लग रहा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आज खत्म नहीं होगा, शायद एक लेक्चर और लगेगा सैलरी पे, बस एक लेक्चर और, बस एक लेक्चर और दे दे ठाकुर, सैलरी टाटा एंड फिश। ओके, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 1600 सीसी तक ब्रीजा 1500, और 1600 सीसी क्रॉस यानी थार, ठीक है, ब्रीजा का 1800 एंड थार का 2400, और एम्प्लॉय अगर पेट्रोल भरा रहा है तो 600 एंड 900, ठीक। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8। ओके, ये हो गया जी हमारा कार। कौन सा टॉपिक चल रहा था? 11, 11th। अभी 11 ही हुए बाबू,
लग रहा है आज बहुत स्लो करा रहे हैं। नहीं यार, शिद्दत से करा रहे हैं, स्लो तो नहीं करा रहे थे। अच्छा देखूँ मैं इस पे, स्टडी मेट में कोई क्वेश्चन दिया है आपके पास? दिया है तो देख लेते हैं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं दिया है अभी, मतलब सिंगल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। देखो नहीं दिया है। लास्ट एक क्वेश्चन रह गया, सारी परक्यूजिट्स करवाने के बाद मैं ये करवा दूंगा। अब एक क्वेश्चन रह गया है, अच्छी वाली एडजस्टमेंट, ये वाला 1727A, और इस पे चाहिए टाइम। देखता हूँ आज मिलता है कि नहीं। ये इस पे और इस पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है, ये वाला अभी करना है इस पे। और ये 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी अब तक आया नहीं है, अमेंडमेंट के बाद भी अभी तक नहीं आया। और एक ही क्वेश्चन इस पे ये बनता है, और अगर तुमने ये कर लिया ना भाई साहब, इससे बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है कोई। आइए, मैंने लिखा है HRA, फिर होटल फैसिलिटी 10, कार फैसिलिटी 11। अच्छा चलो, 11 के बाद लिखिए 12। थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट वाला लिखा देता हूँ ना, फास्ट फास्ट वाला, हाँ, इसमें तुम्हें भी खुशी हो कि हाँ सर हमें जल्दी करा दिया। आओ लिखो, लिखो टैक्सेबल परक्विजिट्स। कौन कौन से परक्विजिट्स टैक्सेबल होते हैं, मतलब जिस पे आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट दिखेगा तो टैक्सेबल कर देना है। कौन कौन से सर? पहला गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई। अगर ये तुम्हें दिखेगा तो आप इसे एक बार में दिखते ही टैक्स लगा दोगे। सर एक होता है सर फ्री सर्वेंट, आप सर्वेंट दे रहे हो किसी को, आपको टैक्स लगा देना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। एक है सर फ्री सर्वेंट हो गया, गैस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और देख लेता हूँ मैं आपको, हाँ अदर बेनिफिट, आपको कुछ भी दिखेगा या फिर परक्यूजिट तो आप इसे टैक्सेबल कर देंगे। एक और लिखिए 14, परक्यूजिट्स नॉट टैक्सेबल। कि ये परक्यूजिट्स टैक्सेबल नहीं होते, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिखेगा तो इसे टैक्स मत लगाना, क्वेश्चन में टैक्स दिखेगा तो मत लगाना। और अगर गैस दिखा, इलेक्ट्रिसिटी दिखा, वाटर सप्लाई दिखा, फ्री सर्वेंट दिखा तो टैक्स लगा देना, ठीक है। परक्यूजिट नॉट टैक्सेबल। सर टेलीफोन और मोबाइल बिल पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। तुम्हारा बॉस ना तुम्हारा मोबाइल बिल पे करता है, टेलीफोन बिल पे करता है, क्या इस पे टैक्स लगना चाहिए? आंसर है नहीं। पूछो क्यों? अरे भाई एम्प्लॉय के पास नंबर है ना, बॉस क्यों भर रहा है कि उसका काम डिले ना हो। सर अरे मैं तेरे को कॉल लगा रहा था, फ़ोन क्यों नहीं लगा? अरे सर रिचार्ज था। अरे मैं करता हूँ ना। क्यों? क्योंकि बॉस को पता है कि अगर इसका कॉल नहीं लगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए वो उसका रिचार्ज करवाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट के लिए करा रहा है, एम्प्लॉय के लिए नहीं, ठीक है। एक क्या होता है, एम्प्लॉय ने कहा कि सर मेरे बच्चे का बर्थडे है, उसने कहा हाँ तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ? सर वो उसको साइकिल चाहिए, तो ले जाना। कितने की है? अरे 2000 रुपये मैं सबको देता हूँ, 10% डिस्काउंट है तेरे को, और सबको भी देता ही हूँ मैं, तू भी 10% डिस्काउंट पे ले जा। 2000 माइनस 10%, 1800 की बाईसाइकिल। क्या इस पे परक्यूजिट माने? आंसर है नो। गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर एट रिजनेबल प्राइस। अगर रिजनेबल प्राइस पे है तो इस पे परक्यूजिट हम नहीं मानेंगे, ओके। एक होता है सर पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी प्रीमियम। पेड बाय एम्प्लॉयर।
पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। और जैसे मैंने आपको डीटीडीसी वाले दिलीप जी का एग्जांपल दिया, उनका एक लड़का है मनीष, भाई साहब उसकी जान का हमेशा खतरा रहता है। अभी कल शाम में क्या हुआ, उस भाई साहब 7 बजे 7:30 बजे निकले पैकेट कोरियर पहुंचाने के लिए पोर्टल पे, उधर ही दिल्ली में ओखला पोर्टल है, वहाँ से भिजवाते हैं। बंदा रात के 2 बजे का घर ही नहीं आ पाया, कह रहे सर बारिश हो रही थी, यहाँ गया वहाँ गया यहाँ गया वहाँ गया और वो घर ही नहीं पहुँचा। डर लगता है कुछ हो गया तो मैं कैसे जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो बॉस ने क्या किया, उसका इंश्योरेंस ले लिया कि उसकी कभी कुछ एक्सीडेंटल हो तो रिकवरी हो जाए। ठीक है, 5th लिखिए, सॉरी 4th, टैक्स ऑन नन मॉनेटरी परक्विजिट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, इज पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर पे कर रहा है तो, अगर नन मॉनेटरी परक्विजिट है आपका और वो उसका टैक्स अगर बॉस पे कर रहा है तो ये आपके लिए परक्विजिट नहीं माना जाता। एक और लिख लीजिएगा लास्ट, स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉइज चिल्ड्रन। हमारे एक पांडे अंकल थे, मुझसे उनका जो बड़े वाले बेटे थे वो आई थिंक 2 से 3 साल बड़े हैं। तो मैंने वहाँ पे रियल लाइफ में सुना था स्कॉलरशिप के बारे में कि अगर आपका बेटा, जैसे 10th में उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे, 70-80% उन भैया के आए थे, ओके, तो उनके बेटे को स्कॉलरशिप मिली थी। 8th में बहुत अच्छे नंबर, 5th में बहुत अच्छे नंबर, तो वो लड़का हमेशा 80% 90%, मतलब भैया ही है मेरे, लड़का बोल रहा हूँ मैं, 80-90% उन भैया के हमेशा आते थे। अब 80% 90% उन भैया के हमेशा आ रहे हैं। उनके जो पापा के बॉस थे, मतलब मेरे अंकल के जो बॉस थे, ड्यू टू स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ देते थे, तो उसे हम परक्विजिट नहीं मानेंगे और वो उनकी सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमने लिखे, परक्विजिट इज नॉट टैक्सेबल। तो मैंने कहाँ से लिखवाना चालू किया आपको, हाँ यहाँ से लिखो आप। कितना लिखवाओगे भाई साहब, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की नगरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हो गया भैया, चलो आ जाओ। अब लिखिए एजुकेशन फैसिलिटीज, परक्विजिट नंबर 15। सर कितना लिखवाओगे, 3 रहते हैं भाई, 3 नहीं 4 रहते हैं। अगर 4 आप बोलो तो अभी करवा दूं, मना कर रहे हो, मैं करवाऊंगा, जितना हो सके उतना करवाऊंगा, मेहनत से कभी भागना नहीं है। ठीक है, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज। एजुकेशन फैसिलिटीज में क्या, अब यहां पे देखो केसेस बनते हैं, किसको पढ़ाने के लिए भेज रहे हो सर आप, सारा ड्रामा है एम्प्लॉय के बच्चों का। ठीक है, बाकी सब तो एकदम क्लियर है, नीट एंड क्लीन। मैं चाहता हूं मेरा एम्प्लॉय पढ़े, एजुकेशन फैसिलिटीज किसको दे रहे हो सर, एम्प्लॉय को दे रहे हो या फिर एम्प्लॉय के बच्चों को दे रहे हो, फॉर चिल्ड्रन, या फिर आप अदर दे रहे हो कुछ। अदर का मतलब क्या, अदर रिलेटिव। तो देखो यार सिंपल सी बात, अगर एम्प्लॉय को पढ़ने का मौका दे रहे हो, ठीक है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदर रिलेटिव को दे रहे हो, जैसे मेरे बच्चे नहीं है, मेरे भैया के बच्चों को, मेरे मामा के लड़के को, मेरे ताऊ का लड़का, ऐसा होता है, तो भैया यहाँ पे अगर अदर है तो फुल्ली टैक्सेबल।
आप समझ रहे हो मेरी बात को? समझो मेरी बात को। अगर एम्प्लॉय को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, अगर रिलेटिव को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा मैं तुम्हें एक मूवी का सीन याद दिलाता हूँ, कबीर सिंह मूवी आई थी शाहिद कपूर की। उसमें जो कियारा आडवाणी थी, क्या वो रिलेटिव थे? शाहिद कपूर यानी कबीर सिंह के पापा के एम्प्लॉई के चाचा की लड़की कियारा आडवाणी थे, रिलेटिव। सर ये क्यों कहानी सुना रहे हो? बस इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम्हें पता चले रिलेटिव, अदर रिलेटिव के लिए फुल्ली टैक्सेबल। ओके सर, चिल्ड्रन के लिए कितना? 1000 पर मंथ। ठीक है, आइए लिखते हैं इसको, मैं लिखते लिखते समझाता हूँ आपको, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ देखो, इट इज exempt if value of education is up to 1000 per month। सर वो आपने अलाउंस पढ़ाया था, उसमें लिखा था 100 रुपीज़ पर मंथ, पर क्यूजिट में 1000 पर मंथ। हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है या तो उसके किसी जानकार का, किसी रिलेशन वाले बंदे का स्कूल है, इसलिए ठीक है, और कोई दूसरे स्कूल में टैक्सेबल हो जाएगा। वो अलाउंस था और ये परक्यूजिट है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? पर मंथ पर चाइल्ड। और सर अलाउंस में 2 चाइल्ड था, यहाँ कोई चाइल्ड की लिमिट है? नो। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे एजुकेशन फैसिलिटीज is provided by employer on institution। भाई साहब खुद के, मतलब हमारे बॉस ने स्कूल भी खुद का खोल रखा है। कुछ स्कूल होते हैं जो नेवी फोर्सेस बच्चों के लिए स्पेशली होते हैं। सबसे मस्त एग्जांपल देता हूँ, एलन मस्क, नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना तो गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे बायोग्राफी देखना। एलन मस्क भाई साहब अपने बच्चों को रोज़ स्कूल छोड़ने जाते हैं, और जो स्कूल छोड़ने जाते हैं वो नॉर्मल स्कूल नहीं है, वहाँ पे ABCD नहीं सिखाते, वो इंजीनियरिंग ही सिखाते हैं। यानी बचपन से उनको इंजीनियर बनने की नॉलेज दी जा रही है, खुद का स्कूल है। और एम्प्लॉयर एलन मस्क के जितने भी एम्प्लॉई हैं सारे उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ऑन इंस्टीट्यूशन, ठीक है? वेयर ऑन इंस्टीट्यूशन, ऑन इंस्टीट्यूशन, और यहां लिखना और इंस्टीट्यूशन वेयर employer have tie up, otherwise it is fully taxable। मतलब या तो एलन मस्क के खुद के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, वो तो खुद ही बॉस है ना एम्प्लॉय, एलन मस्क के एम्प्लॉय के बच्चे एलन मस्क के स्कूल में पढ़ रहे हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है? बस हो गया खत्म, लिखो इसे। राम 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 एक, राम 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 दो। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम राम
राम राम राम राम 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। ओके चलिए जी 16, 16 ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। हमारा एम्प्लॉय ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। जैसे आप एयरलाइंस में काम करते हैं या फिर आप रेलवे में काम करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये होगा, ठीक है। फॉर एयरलाइंस और रेलवेज फैसिलिटीज, फॉर रेलवेज एयरलाइंस facilities, for airline and railways facilities, for airlines slash railway employee। आंसर है एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सेकेंड, फॉर अदर एम्प्लॉय, तो इसका जवाब हो जाएगा सर फुल्ली टैक्सेबल। मतलब सर मेरे चाचा का लड़का उसको जाना है सर, एक टिकट दे दो, टैक्सेबल हो जाएगा बेटा तुमको। तुमको अगर फैसिलिटी मिली, अगर तुम रेलवे हो में हो या एयरलाइंस में हो, तुमको ही फैसिलिटी मिली, तुम बॉस, मतलब बॉस तुम्हारा है, ठीक है, और बॉस ने तुमको दिया, एग्जाम्प्ट है, लेकिन बॉस ने तुम्हारे रिलेटिव को दिया, किसी और को दिया, तो टैक्सेबल है। बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। दो बातें और हैं पढ़ाने लायक है, लेकिन वो अगर मैंने बात बताई ना छुप जाएंगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे हम इसको। छुप जाएंगे मतलब दब जाएंगे, मुझे उस पर टेंशन दिलवानी है आपको, और क्वेश्चन करवाना है, और हैंड रिटन क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। ये आपकी बुक का एक टॉपिक है, हो सके तो पढ़ के आना प्लीज। या दिस इज 17, ये नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए, 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 और 17 क्लॉज 2 VIIA 7A। अब पता नहीं कैसे पढ़ते, ये वाला मेरे को भी नहीं आता, ठीक। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें अभी डिस्कस करने हैं हैंड टू हैंड। ये अभी मैंने डिस्कस किया ना, तो ये दब जाएंगे इस ऑडियो में। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ फ्रेश ऑडियो जब रिकॉर्ड होना तो ये वहीं से चालू हो। अलाउंस के 2 पार्ट, अब तक जो पढ़ा हमने पूरा रिकॉर्ड करेंगे, 1 to कितना हो गया 18 17 जो भी 16 तक हो गया, हाँ 1 to 16, और फिर ये 17 और 18 अलग से पढ़ेंगे, याद रखना। और वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग में सबसे पहले वो आएगा, फिर जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए डिडक्शन वाले, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाले, वो वाले बस, ठीक है। ओके ठीक है, तो क्या हमारे टॉपिक खत्म हो गए अभी? आंसर है नो। यहां पे लिख लेना क्या चल रहा है, परक्यूजिट, राइट। ये कौन सी एंट्री थी? 16। एंट्री नंबर 17 एंड 18, स्पेशल अटेंशन ड्यू टू अमेंडेड टॉपिक। अमेंडेड मतलब उसमें अमेंडमेंट आ रखी है, नया है, और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो क्वेश्चंस नहीं किया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है पूरा सैलरी में जो हैंड रिटन में खुद से सॉल्व करवाने वाला हूँ आपके लिए, होमवर्क नहीं दूंगा, खुद से करवाऊंगा, ठीक है, मतलब लिख के पूरा, इसलिए टेंशन चाहिए मेरे को।
अब हम 16 तक की पूरी रिवीजन ऑडियो क्लिप बना लेते हैं यहाँ से। अच्छा, लिखने का टाइम दिया कि नहीं दिया मैंने आपको अब तक? मेरे को तो याद ही नहीं भाई, लिखने का टाइम नहीं दिया। यहाँ तक शायद दे दिया था, ये वाला लिख लो। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः। दोस्तों हम ना नेक्स्ट पार्ट में इसको ख़त्म करने वाले हैं, और अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बॉक्स में जाके, मुझे पता है आपका 1 मिनट बहुत वैल्यूबल होता है, लेकिन एक थैंक्स बोल देंगे तो मैं दिल से आपको गॉड ब्लेस यू बोलूँगा कि जा और पास हो गया। कंपलसरी नहीं है थैंक्स लिखना, लेकिन लिख दोगे तो शायद मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, बट आगे आपकी मर्जी, ठीक है? ओके, यहाँ से हम लोग रिवाइज करना शुरू करते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, स्टार्टिंग से करते हैं। पूरे 16 एडजस्टमेंट इन वन शॉट, अराउंड 10 to 15 मिनट का ऑडियो बनेगा, लेकिन बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है? शॉर्टकट नहीं करेंगे मेहनत में, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी? दोस्तों ये है ऑडियो रिवीजन ऑफ सैलरी टॉपिक, और इसमें हम परक्यूजिट्स को रिवाइज करने वाले हैं। हमने अब तक अलाउंस पढ़ लिया, हम परक्यूजिट्स पढ़ने जा रहे हैं। परक्यूजिट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सर अलाउंस और परक्यूजिट में डिफरेंस क्या होता है? सर अलाउंस बोलता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट हम बता रहे हैं कि यहाँ तक तुमको एग्जाम्प्ट कर देंगे, लेकिन परक्यूजिट कहता है कि नहीं भैया, इट मीन्स बेनिफिट फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, इट इज रिसीव्ड व्हेन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। परक्यूजिट कहता है ये खर्चा होगा तब तुम्हें अलाउ होगा। हम अमाउंट लिमिट नहीं बता रहे कि ये अमाउंट तक तुमको एग्जाम्प्ट कर देंगे बाकी टैक्स ना, ये खर्चा होगा तब एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है? अलाउंस का एग्जांपल है एचआरए और परक्यूजिट का एग्जांपल है मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया लीव ट्रेवल कंसेशन, और जिसका सेक्शन 10 और क्लॉज सबसेक्शन नहीं क्लॉज 5 था, बट मैंने कहा कुछ सेक्शन और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ग्रेचुइटी का 10-10, पेंशन का 10-10E, लीव इनकैशमेंट 10-10AA, और रिट्रीटमेंट कंपनसेशन 10-10B, और वीआरएस का 10-10C। ये मैंने कहा था प्लीज़ हो सके तो याद रखने की कोशिश करना इन सैलरी टॉपिक। बाकी हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से रिवीजन किया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई होप आपको पता हो। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आप डायरेक्ट ऑडियो से सुन रहे हैं तो यही कहूँगा शॉर्टकट मत लीजिए, सफलता में शॉर्टकट्स नहीं। ये बस टेस्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले ऑडियो सुनेंगे, बहुत बेनिफिशियल है, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन शॉर्टकट नहीं कि बस ऑडियो ही किया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की, वीडियो नहीं किया, शॉर्टकट नहीं प्लीज़। सर हम बात कर रहे हैं टॉपिक लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन का मतलब क्या है कि भैया हम ना अपने एम्प्लॉय को कह रहे जा मुन्ना जा और घूम के आ, अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ घूम के आ, ठीक है? अगर ट्रेवल किया एयर से तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ वो, या फिर क्लास ऑफ इकोनॉमिक फेयर, मतलब इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर होगा विच जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर हम अदर मोड से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे रेलवे से कर रहे हैं, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और फर्स्ट क्लास एसी रेलवे जो फेयर होगा विच जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर हम ना घूमना चाहते हैं, लेकिन ना तो हम ट्रेन से घूमना चाहते हैं, ना तो हम घूमना चाहते हैं एयर से, हम घुसना चाहते हैं सर बस से। अगर बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो इसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल। अगर बस फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो क्या? सर बस फैसिलिटी अवेलेबल है तो इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल। एक्चुअल एक्सपेंडिचर और डीलक्स क्लास बस फेयर जो भी होगा विचएवर इज लोअर आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बस फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर ऑफ सिमिलर डिस्टेंस। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ से चेन्नई जाना है 1000 किलोमीटर, और मुझे यहाँ से जहाँ जाना है वो भी 1000 किलोमीटर, तो ये पूछा जाएगा चेन्नई का खर्चा कितना? 10,000 रुपये ना, तो हम तुमको 10,000 रुपये तक का अलाउ कर देते हैं। दिस इज सिमिलर डिस्टेंस। बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर फुल लेक्चर अपलोडेड है, वो आप जाके देख लेना। सर इसमें कुछ नोट है, हमारा जो ब्लॉक चल रहा है ना करंट ब्लॉक, वो 2022 to 2025 चल रहा है। 4 ईयर का एक ब्लॉक होता है, और 4 ईयर में का जो ब्लॉक होता है उसमें आपको 2 जो है LTC एग्जाम्पशंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपने 2 के 2 एग्जाम्पशन नहीं ली तो बस 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। सर एक ले ली एक नहीं बचा, हाँ तो एक का आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। सर दोनों ही नहीं ली तो सिर्फ एक ही कैरी फॉरवर्ड होता है। सर LTC फॉर चिल्ड्रन, हम अपने कितने बच्चों को ले जा सकते हैं? तो यहाँ पे बच्चों की लिमिट 2 दी गई है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन 1 अक्टूबर 98 के बाद। ओके सर यहाँ पे 2 केस बनते हैं। इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको मैंने क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने पहला आपका एक बच्चा हुआ सिंगल चाइल्ड था, अगली बार बच्चे हुए आपके एक ही बच्चा हुआ तो 2 चाइल्ड हो गए एग्जाम, तीसरा करोगे तो भाई वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर पहली बार एक बच्चा हुआ, दूसरी बार में ट्विंस हो गए, अब तो पहला एक और अगली बार में ट्विंस को हम 1 काउंट करेंगे तो 3 आपकी 3 मल्टीपल अटैम्प्ट हो गया ना, 2 चाइल्ड मतलब मल्टीपल बर्थ, ठीक है, तो एग्जाम्प्ट कर देंगे। लेकिन आपकी पहली बार में मल्टीपल बर्थ हो गया 2 चाइल्ड,
और फिर कह रहे हो सर अगला वाला मिला के 3, अरे नहीं बेटा, पिछले वाले केस में क्या था, पहली बार में 1 था, अगली बार गलती से 2 गए, यहाँ पे पहली बार में ही 2 है, तो इसको हम अलग अलग ही काउंट करेंगे, इसको हम सिंगल काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको क्लास में क्लियर कराई थी, प्लीज़ वहाँ पे जाके आप रेफरेंस ले लेना अगर आपको और डेप्थ में समझना है। अगला आता है सर मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ में भाई 2 क्वेश्चन करवाए थे मैंने अच्छे वाले, 5 to 8 मार्क का क्वेश्चन कभी भी इससे आ सकता है। सर हमें ना ट्रीटमेंट इंडिया में करवा रहे हैं, ठीक है, तो ट्रीटमेंट अगर इंडिया में आप करा रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में या रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एडजस्टमेंट लिखी थी, साफ साफ क्लियर क्लियर, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। प्राइवेट क्लिनिक है, फैमिली डॉक्टर है, नर्सिंग होम है, तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन सर ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो ट्रीटमेंट किसका करा रहे हो, या तो एम्प्लॉई खुद का भी करा सकता है, अपने स्पाउस चिल्ड्रन का भी करा सकता है, डिपेंडेंट रिलेटिव यानी मम्मी पापा भैया दीदी, इनको भी आप ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। याद रखना क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ग्रैंडफादर पूछता है, मदर इन लॉ पूछता है, इन दोनों को गेट आउट कर देना प्लीज़। इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट का खर्चा हो गया, और एक होता है सर स्टे, वहाँ जाएंगे तो रहेंगे भी सही, कौन रहेगा सर, एक पेशेंट को तो ले आना कंपलसरी, उसके साथ एक बंदा होता है जो उसका केयर टेकर करे, तो या तो हो सकता है एम्प्लॉय खुद बीमार हो, या तो एम्प्लॉय का बच्चा बीमार हो, एम्प्लॉय के पापा बीमार हो, कोई भी पेशेंट और उसका अटेंडेंट स्टे कर सकता है। फिर है ट्रेवल, ट्रेवल कौन करेगा, पेशेंट और अटेंडेंट, ओके। सर ट्रेवल कितना माफ है आपका, देखो ट्रेवल का खर्चा पेशेंट और अटेंडेंस का, अगर आपकी GTI ग्रॉस टोटल इनकम अगर अप टू 2 लाख है ना तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर 2 लाख को क्रॉस कर गई ना तो ये तुम्हें टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और आज के टाइम में सबकी कम से कम 2 लाख तो होती है सैलरी, ठीक है, वरना अब्रोड तो कोई आउटसाइड तो जाएगा ही नहीं, तो ये 2 लाख की लिमिट आज नहीं तो कल तो अमेंडेड होगी, बाकी देखते हैं कब। इसके बाद हमने बात की ट्रीटमेंट एंड स्टे। सर ट्रीटमेंट का जो खर्चा है और स्टे का जो खर्चा है वो कैसे हमें पता चलेगा कितना एग्जाम्प्ट है, तो ये लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होगी RBI की। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, इसमें 80,000 माइनस 75,000 हमने किया था, तो 5,000 टैक्सेबल हुआ था, ये क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हो, मैंने आपको करवा रखा था। कुछ क्वेश्चन है सर इस पर छोटे छोटे नोट। सर मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो क्या वो टैक्सेबल है, नहीं जी एग्जाम्प्ट होता है, ओके। एग्जाम्पशन अलाउड है क्या, हाँ जी अलाउड है। एक केस आता है सर कोविड-19 का। सर कोविड-19 के केस में अगर आपने अपनी एम्प्लॉय का इलाज करवाया, अगर वो कोविड की रिपोर्ट भी दे रहे हैं और वो उसने जो भी बीमार हुआ था 6 मंथ में अपना इलाज भी कराया, तो भैया वो खर्चा अलाउ हो जाता है, ठीक है, आप उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा बच्चा आ गया, गिफ्ट। गिफ्ट इन मनी है तो फुल टैक्सेबल है, गिफ्ट इन काइंड है तो अप टू 5,000 टैक्सेबल होता है, अदरवाइज फुल्ली गिफ्ट इन मनी है तो फुल्ली टैक्सेबल है, गिफ्ट इन काइंड है तो अप टू 5,000 एग्जाम्प्ट है, और 5,000 क्रॉस हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। एक आ जाता है सर लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी क्या होता है सर, हम अपने बच्चे को यानी एम्प्लॉय को खाने के लिए दे रहे हैं, या तो वाउचर दे रहे हैं या फिर लंच दे रहे हैं उसको ऑफिस प्राइसेस के, लेकिन अप टू 50 रुपीज़ पर मील, इससे ज़्यादा हुआ तो टैक्सेबल है। सर अगर मान लो 50 रुपीज़ क्रॉस हो गया तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है लोन गिवन टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे लोन दिया गया, मान लो एम्प्लॉय को 2 लाख रुपए चाहिए थे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, या फिर उसको कुछ भी इलाज कराना है या फिर शादी करानी, जो भी, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, जो भी लोन अमाउंट लिया वो, प्लस हमें SBI का रेट चेक करना है। कोई बार क्वेश्चन में RBI रेट देता है, तो RBI नहीं SBI का रेट चेक करना है। लाइक सपोज SBI रेट है 12%। यह 2 चीज़ें हो सकती हैं कि मैंने एक भी रुपये अपने एम्प्लॉय से नहीं लिए, तो 12% पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर मान लो मैंने 12% की जगह 7% चार्ज किया, 5% नहीं किया, तो वो 5% टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन बुक में गिवन हुआ है, आराम से देख लेना, मैंने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया, प्लीज़ देख लेना, ये छुपी हुई एडजस्टमेंट है, कभी पूछ लेगा फिर डर जाओगे आप, ठीक है। इसमें फिर 2-3 बातें आ गई थी। अगर लोन का अमाउंट अप टू 20,000 है ना, ठीक है, तो फिर आप इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन मत कर देना, उसको माफ़ कर देना, ठीक है। और एक बात और याद रखना, इफ़ लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, अगर वो अपने इलाज के लिए पैसे ले रहा है ना, चाहे वो 20,000 को क्रॉस भी कर जाता है, तो भी आप ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं करेंगे, ओके। अगला एक छोटा सा पॉइंट था ESOP वाला। ESOP क्या होता है भैया, एम्प्लॉय को हम बोल रहे हैं भाई तू मेरा ना 50 रुपये का शेयर है, तू 5 साल रुक जा, ये 200 रुपये का हो जाएगा, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा, मतलब 50 में ही दे दूंगा, 200 का शेयर 150 का फायदा हो जाए, रुक जा मत कंपनी छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल क्या हुआ, 150 माइनस 50 यानी 100 रुपीज़ टैक्सेबल। लेकिन क्वेश्चन आया सर 150 कब का, तो दिस इज कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये कब का चेक किया जाता है फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन का चेक होगा जिस दिन एम्प्लॉय ने आपके ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। प्लीज़ इस पे ध्यान देना, वरना यहाँ पे एग्जाम में गलती हो जाती है। अगला कॉन्सेप्ट है सर यूज़ ऑफ मूवेबल असेट। ये कहता है कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पूरा एग्जाम्प्ट है सर, इस पर हम कोई बात ही नहीं करते। सर अदर असेट है, बाइक है, कार है, कैमरा है, फर्नीचर है, तो अगर एम्प्लॉयर का है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ
पर एनम। यहाँ पे याद रखना क्वेश्चन में कई बार WDV दिया होता है, WDV नहीं लेते, कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। और हायर अगर हायर पे लिया है एम्प्लॉयर ने तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, जो भी होगा टैक्सेबल टू एम्प्लॉय। और सर कार है, कार के बारे में आज इसी ऑडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, सर हम अपनी मूवेबल असेट को ना ट्रांसफर कर रहे हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप है तो WDV माइनस कंसिडरेशन, कार है तो WDV माइनस कंसिडरेशन, अदर असेट है तो WDV माइनस कंसिडरेशन। सर पहले वाले में यूज था, इस वाले में ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब आज इस डेट के बाद जो मालिक है वो हमारा एम्प्लॉय हो जाएगा, ओके। सर WDV कैसे निकालते हैं? कंप्यूटर लैपटॉप के केस में डेप्रिसिएशन रेट है 50%, ठीक है, और डेप्रिसिएशन मेथड है WDV कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में। ये क्वेश्चन एक था भी, मैंने आपको क्लास में डिस्कस भी करके दिखाया, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। कार के केस में डेप्रिसिएशन रेट है 20% और डेप्रिसिएशन मेथड है WDV। लेकिन अदर एसेट के केस में डेप्रिसिएशन है एट द रेट 10% और डेप्रिसिएशन मेथड है SLM। एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें 20% SLM लगा रखा था कार पे, जो कि गलत था। आप सही निकाल के वहाँ पे दिखाएंगे, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। और एक चीज़ पे ध्यान रखनी है कि जो भी कंप्लीटेड ईयर होगा हम उसको काउंट करेंगे। मान लो मेरा बर्थडे डेट है 5/5, तो 4/5 एवरी ईयर का हम काउंट करेंगे। अगर कोई पार्ट रह गया ना 2 to 3 मंथ, उसको इग्नोर कर देना, बस इस चीज़ को ध्यान रखोगे आप। कंप्लीटेड ईयर को यहाँ पे देखना होता है। इसके बाद हम आगे बढ़े, हाउस फैसिलिटीज़ का आ गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हाउस फैसिलिटी दी गई, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया, तो भैया एज पर द लाइसेंस फी, हमने इस पर भी एक क्वेश्चन किया था, आपको याद नहीं आ रहा होगा तो आप देख लेना बुक में प्लीज़। टैक्स जो लाइसेंस फी होती है ना, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, वो टैक्सेबल होगा इसमें। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो भैया अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है और उसने एम्प्लॉय को दिया और वहाँ की पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लाख है तो 7.5% टैक्सेबल ऑफ सैलरी, अप टू 10 लाख मतलब 10 ग्रेटर देन 10 लाख और अप टू 25 लाख है तो 10%, और अगर 25 लाख को क्रॉस हो गया तो 15% ऑफ सैलरी, ये टैक्सेबल होता है। हमने क्वेश्चन किया था, आप इस पे जाके ध्यान दे सकते हैं। नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, एक बार लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, एम्प्लॉयर ने भी हायर कर रखा है, मतलब एम्प्लॉयर ने भी उधारी पे घर ले रखा है, वो भी रेंटल चार्ज देता है, तो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। क्वेश्चन क्या था प्लीज़ जाके इस पर देख लेना, इस पर आपको दिक्कत हो सकती है, प्लीज़ इसको जाके देखोगे आप, प्लीज़ इसका क्वेश्चन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोअर होगा वो वहाँ पर हम ले लेते हैं। तो 6045 और 6000 विच एवरेज लोअर हमने लिया था क्वेश्चन में, अगर याद आ रहा हो तो। सैलरी का मीनिंग क्या है? बेसिक सैलरी प्लस DAF प्लस बोनस प्लस अलाउंस टैक्सेबल प्लस कमीशन, ऑल टाइप, ओनली टर्नओवर वाला नहीं, ऑल टाइप कमीशन यहाँ पे लेते हैं। अदर मॉनिटरी बेनिफिट जैसे ओवर टाइम वगैरह, अदर परक्यूजर्स वगैरह हम यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि सर मान लो घर ही आप दे रहे हो, उसके साथ फर्नीचर दे दिया, तो अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का था तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम टैक्सेबल, और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। हायर बाय द एम्प्लॉयर मतलब अगर एम्प्लॉयर ने खुद से हायर करके आपको दे रखा तो जो भी हायर चार्जेस होगी वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय को। सर कंप्यूटेशन कैसे करते हैं सैलरी की? इस हेड के अंदर, ओके। हेड मतलब यहाँ पे जो हम अभी पढ़ रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसके अंदर, ठीक है। तो सर सैलरी का मीनिंग यहाँ पे परक्यूजेट जो भी होगा, आप इसमें और ज़्यादा परक्यूजेट्स यहाँ पे नहीं लेंगे, मतलब एक ही बार बार इस पर यहाँ पे नहीं देखना आपको। सैलरी शुड बी कैलकुलेट ऑन द ड्यू बेसिस, यानी करेंट पीरियड को आपको देखना है, एडवांस और एरियर को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। और जो भी आपका ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी होता है, इसको भी आप इग्नोर कर देंगे। और एक क्वेश्चन था 1 अप्रैल से हमने उसको बोला आके रह लो, लेकिन वो आ रहा है 1 नवंबर को, तो जिस दिन से उसने ऑक्यूपाई किया ना वहाँ से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन है PF में, इंटरेस्ट में, तो वो भी पार्ट आप नहीं लेंगे सैलरी के अंदर। ये हमने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन किया था और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। एक बच्चों वाला टॉपिक और आता है होटल बेनिफिट। होटल बेनिफिट 24% ऑफ सैलरी, सैलरी का मीनिंग वही है जो अभी हमने RFA में पढ़ा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वही सैलरी का मीनिंग यहाँ पे अप्लाई होता है। और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, विच और जो लोअर होगा वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है कि अगर हमने उसको ट्रांसफ़र किया है, एम्प्लॉयर को हमने पंजाब से महाराष्ट्र भेजा है, तो अगर 15 डेज तक का टाइमिंग पीरियड है होटल का, तो इसे टैक्सेबल हम नहीं करते। एक छोटी सी कहानी आती है यहाँ पे, छोटी सी प्यारी सी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि 1000 पर मंथ रिकवरी हो रही है अप टू 5 मंथ, तो हम 5000 को लेस कर देते थे। तो वो कहने का बस यही मीनिंग था कि अगर हाउसिंग फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, और अगर आप एम्प्लॉय से कोई रेंट रिकवर कर रहे हैं तो वो अमाउंट रिकवर वाला लेस हो जाएगा, बस एक छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद अगर हम कार फैसिलिटीज़ पे, कार इज़ यूज फॉर फुल्ली पर्सनल पर्पज़, अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर की कार है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर कार हायर्ड है बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर की खुद की कार नहीं, उसने हायर कर रखा है, तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये दोनों में से जो लोअर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर हमने ड्राइवर भी दे रखा है साथ में और वो ड्राइवर का खर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज, यानी पेट्रोल का खर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा, दिस इज टैक्सेबल परक्यूजेट। सर हमारी कार ना
पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होती, ऑफिस पर्पस के लिए होती है। तो अगर ऑफिस पर्पस के लिए है तो कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, इट इज़ फुल्ली एग्जाम्प्ट। बट हाँ, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा जर्नी का, कि हाँ भैया ये कहाँ जा रही है कार, कैसे जा रही है, कब जा रही है, किस डेट पे जा रही है, किस टाइम पे जा रही है, और एम्प्लॉयर सर्टिफाई करेगा कि हाँ भैया ये सब कुछ ऑफिस पर्पस के लिए हो रहा है। क्वेश्चन और दिक्कत और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कार यूज फॉर पार्टली फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। पहला मतलब दो टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं, कार ऑन्ड बाय एम्प्लॉय। अगर कार ऑन्ड बाय एम्प्लॉय है, खुद की एम्प्लॉय की कार है, हम पूछेंगे पेट्रोल कौन भरवा रहा है, सर एम्प्लॉय खुद भरवा रहा है, तो भाई दिक्कत वाली बात ही नहीं, एम्प्लॉय की कार है, वही पेट्रोल भरवा रहा है, तो तुम्हें किस बात की दिक्कत हो रही है, तुम गेट आउट। नहीं सर, कार एम्प्लॉयर भरवा रहा है, तो कार में पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवा रहा है, ओके, तो एम्प्लॉयर ने पेट्रोल भरवाया 10,000 रुपये का, राइट, या फिर 5,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, जो भी भरवाया उसने, आप वो ले लो, लेस आप करोगे। मैंने आपको याद रखने के लिए दो बातें कही थी, एक ब्रेजा कार और एक थार। ब्रेजा की लिमिट होती है इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी और थार की होती है 1800 सीसी, इसलिए मैंने कहा। तो इस पर ब्रेक इवन है 1600 सीसी, 1600 सीसी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर 1600 सीसी से कम है तो 1800 पर मंथ आप लेस करेंगे, और 1600 से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ आप यहाँ पे लेस करेंगे। अब आपको याद कैसे रखना है, अगर ब्रेजा कार है तो 1600, थार है तो 2400 आप लेस कर सकते हैं, क्योंकि कार किसकी, एम्प्लॉय की, ओके। अगला यहाँ पे एक पॉइंट बहुत प्यारा सा ऐड हो जाता है कि कार बॉस की है। कार बॉस की, पेट्रोल किसने भरा है, एम्प्लॉय ने। तो अगर ब्रेजा कार है तो 600 पर मंथ टैक्सेबल होगा, और अगर थार है तो 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ब्रेजा कार 1500 सीसी और थार 1800 सीसी, ओके। तो ब्रेक इवन क्या था, 1600, हमें चेक करना होता है 1600 पे, मतलब एग्जाम्पल मेमोरी के लिए मैंने आपको थार वाला एग्जाम्पल दे दिया। अगर सर एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही पेट्रोल भरवाता है, तो अगर ब्रेजा कार है तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल, और अगर थार है तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल। सीसी तो याद रहेगा 1600 सीसी, लेकिन कार के नाम से आपको अमाउंट याद हो जाएगा, ओके। सर एक क्वेश्चन है, मान लो रामू काका यानी ड्राइवर भी दे रखा है, तो 900 पर मंथ ऐड हो जाएगा। सर हमारा पार्टली ऑफिस पार्टली पर्पस है, लेकिन एक नहीं, मैंने 3 कार दे रखी है, तो अप टू 1 कार तो पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल की तरीके से आप ट्रीट करोगे, बाकी जो रिमेनिंग 2 कार हो गई वो आप पर्सनल पर्पस के अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे। अब एग्जाम में टैक्सेबल परक्यूजेट में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फ्री सर्वेंट आता है, ये सारे के सारे टैक्सेबल हो जाते हैं। अगर परक्यूजेट कौन कौन से टैक्सेबल नहीं है, मान लो टेलीफोन यूज़ के लिए दिया, मोबाइल बिल पेड कर दिया, ठीक है, टेलीफोन या मोबाइल बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये एग्जाम्प्ट होता है। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई चीज़ रिजनेबल प्राइस पे बेची, ये भी एग्जाम्प्ट होता है। पर्सनल कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी है जिसका एम्प्लॉयर प्रीमियम दे रहा है, तो ये भी एग्जाम्प्ट होता है, क्योंकि भैया कुछ हो गया तो खुदा ना खासा तो कौन देखेगा। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट्स है, ये भी एग्जाम्प्ट होता है। कोई स्कॉलरशिप पे हुई टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन, ये भी एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन फैसिलिटीज, अगर एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है एम्प्लॉय को, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अदर रिलेटिव को दी जा रही है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। सर चिल्ड्रन को दी जा रही है, चिल्ड्रन को दी जा रही है तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जाम्प्ट है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अलाउंस में थी, परक्यूजेट में कोई लिमिट नहीं है, याद रखना। बट यहाँ पे 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या फिर एम्प्लॉयर का उस स्कूल से टाई अप होना चाहिए, तभी एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल, ओके। फिर एक लास्ट पॉइंट जो इस ऑडियो में हम कवर अप करेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर एयरलाइन और रेलवेज वाले अपने ही एम्प्लॉय को, एयरलाइन और रेलवेज वाले को ही कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन एयरलाइन और रेलवेज वाले किसी अदर एम्प्लॉय को कोई सर्विस दे रहे हैं तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। अभी 2 परक्यूजेट रह गए, लेकिन उन 2 में अमेंडमेंट आई हुई है, इसलिए मैंने इस ऑडियो में कवर अप नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम सैलरी को पूरा पैकअप कर देंगे। अगर आपको लग रहा है मैंने शिद्दत से आपके लिए मेहनत की है, तो ज़िंदगी में जब टाइम मिले एक बार थैंक यू बोल देना यार। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो लेक्चर फ्री ऑन यूट्यूब अवेलेबल हैं टैक्स के, आप जाके शिद्दत से पढ़िएगा, ढंग से देखिएगा, शॉर्टकट मत लीजिएगा, और इस बार इस तरीके से पढ़िएगा कि मम्मी पापा को आपके ऊपर प्राउड फील हो। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय। तो दोस्तों आपका ऑडियो पूरा रेडी हो गया, 18 मिनट का रिवीजन हुआ। सोचो पहली बार ऑडियो रिकॉर्ड किया 18 मिनट का, ढंग वाला था, कोई बात नहीं। जो मेहनत होती है शिद्दत से करो, ढंग से करो, और इस तरीके से करो कि रिजल्ट आपका हो। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय। अगर आपको मेरी गुरु दक्षिणा देना हो तो एक कमेंट में थैंक यू आप लिख सकते हैं। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट सितंबर का और जैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बुक बाय कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जितने भी बच्चे जैन मई 25 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, मई 25 वाले, तो वो नोट्स बनाएं और स्टडी मैट से पढ़े, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।